चलो वापस अपन पढ़ रहे थे इम्प्लाइड कंडीशंस। अपन ने 4 इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कंडीशन एज टू टाइटल, दूसरा पढ़ा था सेल बाय डिस्क्रिप्शन, फिर पढ़ा था सेल बाय सैंपल, फिर पढ़ा था सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय, हाँ उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, सबसे पहला था कंडीशन एज टू टाइटल। सेक्शन क्या है? 14A। समझ आए? सेक्शन 14 क्लॉज ए। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कंडीशन, हाँ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। उसके बाद पढ़ा था सेल बाय सैंपल, सेक्शन 17। फिर उसके बाद पढ़ा था सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। वापस से, ठीक है, 15 कॉमन सेक्शन है काय काय में? सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। हाँ, सेपरेट सेक्शन है सेल बाय सैंपल का। सेक्शन क्या है? 17। इस सेक्शन में 3 कंडीशंस आपको सैटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सेल बाय सैंपल में 3 कंडीशन सैटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, द बल्क शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी, शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। समझ में आया? हाँ, फिर दूसरे नंबर पे था द बायर शुड गेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिटरमाइन वेदर द बल्क मैचेस द सैंपल और नॉट। मतलब बल्क और सैंपल को मैच करने के लिए बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बोले तो बायर के पास में ठीक समय होना चाहिए ताकि वो चेक कर सके। उसके बाद थर्ड, द शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। द गुड शैल बी ऑफ अ मर्केंटेबल क्वालिटी, या तो बोलो द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। याद है? तो जब ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तो ही सेल बाय सैंपल की कंडीशन अप्लाइड होंगी। थोड़ा अगर चैप्टर का ओवरव्यू दूं तो उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि सेलर सेल करते वक्त द सेलर हैज टू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस, और अगर वो कंडीशंस उसने सेटिस्फाई नहीं की तो बायर को अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है एज वेल एज डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। याद आया? अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो। क्लियर है? जिसमें हम पढ़ रहे थे इम्प्लाइड कंडीशन। ऑल गुड? पक्का? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंडीशन एज टू टाइटल में हमने ये पढ़ा कि सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को एक वैलिड टाइटल दे, या बोलो बायर का पूरा अधिकार है कि उसको एक वैलिड टाइटल मिलना चाहिए। समझा? ताकि ये गुड्स उससे कोई और छीन ना ले बाद में। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेल बाय डिस्क्रिप्शन, दैट इज कि गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। बायर अगर गुड्स डिस्क्राइब कर रहा है या इवन सेलर ने गुड्स का पहले डिस्क्रिप्शन कुछ दिया था, तो जब डिलीवरी होंगी गुड्स की तो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से पूरे मैच करने चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा सेल बाय सैंपल। सैंपल में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। ओवरव्यू सैंपल का सिर्फ इतना है कि भाई गुड्स सैंपल से मैच करने चाहिए। फिर हमने पढ़ा चौथा, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पर गुड्स डिस्क्रिप्शन से तो मैच होने ही चाहिए, साथ ही साथ सैंपल से भी मैच होने। क्लियर है ये सब कुछ? पक्का? अब कुछ पार्ट अपन ने पहले छोड़ा था डिफरेंस बिटवीन के नीचे, वो अपन पहले पढ़ेंगे आज। निकालो। अगेन डिफरेंस बिटवीन पढ़ने से पहले तुमको डिफरेंस याद है क्या? मतलब डिफरेंस बिटवीन के नीचे का पार्ट पढ़ने से पहले डिफरेंस याद कर लेते, एक बार रिकॉल कर लेते। तो कंडीशन और वारंटीज का एक कंपैरिजन था, डिफरेंशिएशन था कि कंडीशंस कंपलसरी होती है, कंडीशंस एसेंशियल होती है। तो कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद अपन ने वारंटीज में पढ़ा था, वारंटीज इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द। तो कॉन्ट्रैक्ट का तहत हिस्सा कौन है? कंडीशन। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ पैरेलली चलती वारंटीज, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि वारंटी अगर तुमने फुलफिल नहीं भी की तो इससे तुम्हारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर होने वाला नहीं है, वो फुलफिल होगा। लेकिन अगर तुमने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिजेक्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन के वक्त बायर क्या कर सकता है और ब्रीच ऑफ वारंटी के वक्त बायर को क्या राइट्स है। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में बायर हैज अ राइट
टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज टू कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस या तो दोनों भी। और ब्रीच ऑफ वारंटी में अपन ने पढ़ा कि बायर वारंटी ब्रीच होने पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जिसका सिंपलेस्ट वर्जन है कि आप एक एसेंशियल चीज को ऑप्शनल ट्रीट कर सकते हो, मगर जो आपने शुरुआत से ऑप्शनल बोला था उसको बाद में आप एसेंशियल ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब एक कंपलसरी चीज को आप थोड़ा निग्लेक्ट करके एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, लेकिन एक पहले से बोली हुई ऑप्शनल चीज को बाद में आप स्ट्रिक्ट या कंडीशन बनाकर यूज नहीं कर सकते। समझ आया? तो वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन, बट अ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज वारंटी। समझ में आया? और कोई कंडीशन को वारंटी जैसा ट्रीट क्यों करेगा? क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट का अकम्प्लिशमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर उसको कंडीशन वारंटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट महत्व का है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए ये महत्व का है। तो ऐसे में बायर अवॉइड करता, वो बोलता जाने दो, कंडीशन नहीं भी फुलफिल की तो चलेगा। आया क्या समझ? इजीएस्ट एग्जांपल इसका क्या है? तो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को सिंजारे का गिफ्ट देने का है, बरोबर? आज ही है ना, देख, हस्बैंड थोड़ी है तुम्हारे। हस्बैंड को अपने वाइफ को सिंजारे का देने का है गिफ्ट। उसने प्रॉमिस किया है आज मैं तेरे लिए चांद तारे तो नहीं ला सकता बेचारा, हाँ, क्या लाएंगे? क्या क्या क्या? नहीं, कुछ तो बोला होगा उसने। जो भी बोला हूँ, हस्बैंड वो है, मैं नहीं हूँ। हाँ। तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ तो गिफ्ट प्रॉमिस किया होगा, कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन का, लेकिन हस्बैंड को अगर सेलर ने वो डिस्क्रिप्शन के गुड्स नहीं दिए तो हस्बैंड डिलीवर नहीं कर पाएगा अपने वाइफ को। इन दैट केस हस्बैंड एडजस्ट कर लेगा सेलर के साथ, भाई देख आज गिफ्ट तो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कम ज्यादा चलेगा, तू गिफ्ट दे, क्योंकि देना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ऐसा। सो दीज मेकिंग एडजस्टमेंट्स ताकि कॉन्ट्रैक्ट अकम्प्लिश हो पाए। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चलेगा कि जैसे हस्बैंड सैमसंग के स्टोर में गया, वो मोबाइल गिफ्ट करने वाला था अपनी वाइफ को, स्पेसिफिक कलर चाहिए होगा कोई, तो हस्बैंड ने बोला पिंक कलर का डिवाइस चाहिए, तो ये हो गई कंडीशन। लेकिन अब वो सैमसंग के स्टोर वाले पिंक कलर का डिवाइस डिलीवर नहीं कर पा रहे जो मॉडल सेलर अपने हस्बैंड को चाहिए। लेकिन इन दैट केस हस्बैंड ने बोला ठीक है पिंक कलर अवेलेबल नहीं है, कोई और लाइट कलर अवेलेबल है क्या? तो सेलर ने बोला, सैमसंग वाले ने बोला कि भाई है अवेलेबल, व्हाइट कलर में मिल जाएगा। तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया हस्बैंड ने, लेकिन मोबाइल लिया। मतलब हस्बैंड क्या चाहता है? कॉन्ट्रैक्ट अकम्प्लिश होना चाहिए किसी भी हालत में, तो वो किसी भी कलर वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए तैयार है। आया समझ? सो सिंपल है, जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का टारगेट कंडीशन का फुलफिलमेंट नहीं है, उनका टारगेट क्लियर है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, काय का? कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, तो उस सिचुएशन में वो पूरी कोशिश यही करेंगे कि किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, चाहे फिर उनको कंडीशंस को वारंटी जैसा ही क्यों ट्रीट ना करना पड़े। आया समझ में? समझ रहा है कि अगर पार्टीज को ये दिख रहा है कि कंडीशन को अगर स्ट्रिक्टली लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ऐसे में थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके वो कंडीशन को वारंटी ट्रीट करके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। आया समझ में? पक्का? प्रॉब्लम है क्या कोई? ठीक है, डन, बढ़ते आगे। तो अपन पढ़ रहे डिफरेंस के नीचे कि व्हेन कैन अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी। वो 4 सिचुएशंस है, चारों लर्न करेंगे अपन साथ साथ में, ठीक है? वेयर कैन अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी। सेक्शन है 13, अपने को सीक्वेंस मिल जाएगा वैसे, क्योंकि अपन ने 14A पढ़ा है, तो ऑब्वियसली 13 पढ़ रहे हैं अभी अपन। 13 के पहले अपन ने इवन 11 भी पढ़ा है, याद है क्या तुमको? और पिछले यूनिट में 10 भी पढ़ा था, ठीक है? वो सीक्वेंस अपन देख लेंगे एक बार। सेक्शन 13 specifies cases where breach of condition can be treated as breach of warranty.
एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बायर लूजेस हिज राइट, बायर अपना अधिकार खो देता है। काय का अधिकार खो देता है? रेपुडिएशन का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। तो इधर वर्ड यूज किया उन्होंने रिसाइन, कुछ नहीं है, एक ही बात है, रेपुडिएशन रिसाइन वन द सेम, इजीएस्ट वर्ड कैंसिलेशन। तो जैसे ही बायर कंडीशन को वारंटी ट्रीट करने लग जाए तो बायर का एक राइट चला जाएगा, और वो कौन सा है? कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ब्रीच। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? द अग्रीव पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस और बोथ इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का अधिकार मिलता, लेकिन यही अधिकार उसका यहां पर चला जाता। देखो कहीं पर भी रिसाइंड या फिर कहीं पर भी रेपुडिएशन नहीं लिखा है, बरोबर है? इसी पॉइंट को नीचे यूज कर रहे हैं कि जैसे ही बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसा ट्रीट करे, तुरंत उसका एक अधिकार वहां से चला जाता, लूजेस हिज राइट, बायर लूजेस हिज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। आया क्या समझ में? पक्का? यस और नो? So in the following cases a contract is not avoided even on account of a breach of condition। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं। अब आया क्या समझ में? यस और नो? पक्का? कॉम्प्लिकेट हो रहा क्या? बहुत सारी चीजें बोल दी क्या मैंने एक साथ आज? नहीं ना? लिंक मिल रही ना? पक्का? श्योर है? एक सिंपल वर्जन देख लेते लगे तो अपन कि अपने को पता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक चीज है, राइट? और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, बरोबर? उसी तरीके से आपको ट्रीट करना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में किसको? ब्रीच ऑफ कंडीशन को। आया क्या समझ? अगेन ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड एबल। समझ आया? थोड़ा जनरल सेंस में ज्यादातर के यही केस देखने मिलेगा कि बायर कंडीशन डालता है किस पे? सेलर पे। किस पे? मतलब ज्यादातर कंडीशंस इज एप्लीकेबल ऑन दी सेलर। तो इट इज द सेलर्स ड्यूटी टू फुलफिल दोज कंडीशंस, बरोबर है? वो टीएनसी को कंप्लीट करना या कंप्लीट करना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर सेलर वो ड्यूटी फुलफिल किए बिना ही गुड्स की डिलीवरी देगा तो बायर गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। मतलब कंडीशन का फुलफिलमेंट इज इक्वली नेसेसरी जस्ट लाइक द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़ ये सब कुछ काय में रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें ऑब्वियसली पर्पस क्या रहने वाला है? सेल ऑफ गुड्स, ये रहेगा तुम्हारा पर्पस। आया समझ? आओ कि नहीं? क्या हो गया, लिखे नहीं जा रहा क्या? हाँ, तो पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल ऑफ। तो यहां पर बायर और सेलर लिख ही दिया अपन ने, वैसे इनके बीच में ऑब्वियसली पर्पस एक ही चीज रहेंगी, दैट इज सेल ऑफ गुड्स। मगर सेल ऑफ गुड्स के साथ साथ में उस गुड्स से रिलेटेड कुछ कंडीशंस फुलफिल करना भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर का। किसका? आ रहा है समझ में? तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर नॉट टू जस्ट फुलफिल द पर्पस, ऑल्सो टू फुलफिल द कंडीशंस। आया क्या समझ? क्योंकि कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई है, जॉइंट है, तो दोनों फुलफिल करना जरूरी है, बरोबर है? अगर कंडीशंस ब्रीच की तो इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आया समझ? मतलब पर्पस ब्रीच किया है ऐसा ही माना जाएगा। ये श्योर? पक्का? तो बस वही बोल रहे हैं अपन कि अगर सेलर अपनी ड्यूटी बोले तो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो बायर विल डिसाइड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट या तो वहीं पर कैंसिल करेगा। आया क्या समझ? हाँ, लेकिन जहां हम अभी पढ़ रहे हैं वहां पर बायर ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करने वाला है? उसको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है। क्या करना है? हाँ, उसको चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसको कुछ जिद है जो छोड़नी पड़ेगी। वो जिद क्या थी? कंडीशंस वर दोज जिद। समझ में आया? वो जिद थी। वो किसकी जिद है? बायर की, कि मेरे को ऐसा ही चाहिए।
लेकिन सेलर बेचारा वो कंडीशन फुलफिल, इस वजह से बायर को अब थोड़ा सा उस अपनी जिद को निग्लेक्ट करना पड़ रहा, इग्नोर करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? बायर को अपनी डाली हुई कंडीशंस को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, which means the buyer will now treat his own conditions, his own जिद as lenient, liberal, मतलब वारंटी। समझ आया? लिबरल ट्रीटमेंट देगा वो, मतलब वो बोलेगा मेरे लिए कंडीशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े बहुत हम एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है। आया समझ? अब पढ़ते आगे का। सो इन द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड। कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। ये भूलना मत कि अब हम कंडीशन को कंडीशन ट्रीट नहीं कर रहे, हम कंडीशन को, हाँ मतलब एक कंपल्शन को हम ट्रीट करने वाले एज ऑप्शन। समझ आया? तो ये ध्यान रहेगा, तो उस हिसाब से ये लाइन को पढ़ो। तो बराबर बोला है उन्होंने कि इन द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल अवॉइडेड। कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो रहा है इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसी ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड नहीं करोगे। आया क्या समझ कि नहीं समझा? मतलब इसका अगेन वही, बायर एडजस्ट करने को तैयार है। रेडी? पक्का? पॉइंट्स क्लियर है क्या ये पहले? ओए So in the following cases, पहला, where the buyer altogether waives the performance of the condition. Important word, waives. Waives का मतलब क्या? सेलर कंडीशन फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वारंटी छोड़, फुल ही मत कर कुछ, मतलब परफॉर्म ही करने की जरूरत नहीं है। क्या? कंडीशन को सीधा सीधा गुड्स का लेन देन करके बात खत्म करते। ऐसा किसने बोला? बायर। तो वेव्स का मतलब क्या हो गया? बायर ने जो प्रेशर सेलर पे क्रिएट किया था कंडीशंस डाल के, वो उसने खत्म कर दिया, उसने हटा दिया। इसको बोलते वेव्स। आप वर्ड्स रिप्लेस नहीं कर सकते, वेव्स की जगह वेव्स ही यूज करना है। हाँ, वेव्स का अगर कोई एक्शन होता तो वेव्स का एक्शन है हाथ पीछे ले लेना। समझा गया कि हाँ ठीक है, पहले ये इंपॉर्टेंट था, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। समझा? सो बायर ने किया वेव, दिख रहा ना उधर, बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। इतना ही तुमको लर्न करना है, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बोलो देख के, 1 2 3 स्टार्ट। where the buyer altogether waives the performance of the condition। सर इसमें आप डायरेक्टली ऑल टुगेदर हटा के नहीं लिख सकते क्या? नहीं, ऑल टुगेदर इसके लिए लिखा हुआ है कि वो बोल रहे पूरी की पूरी कंडीशन उसने हटा दी। अगर वो ऑल टुगेदर ना लिखे वहां पर तो उसका मतलब हो जाता भाई कि कुछ कंडीशंस रहेंगे और कुछ कंडीशंस हम अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं, ऑल टुगेदर बोलना है मतलब पूरी की पूरी कंडीशंस का वेवर होगा। आया क्या समझ? मतलब सारी की सारी कंडीशंस को अवॉइड करेंगे। समझा? पक्का? इसके लिए लिखा है ऑल टुगेदर, सारी की सारी कंडीशंस को एक साथ ही हम वेव कर देंगे। कौन वेव करेगा? ये बायर। समझ आया? सो पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन। तो ऐसा कौन करेगा? बायर खुद के बेनिफिट के लिए ऐसा करना अलाउ करेगा। अब बायर का क्या बेनिफिट है? बायर को इंपॉर्टेंट है गुड्स की डिलीवरी। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या कि तुम कोई चीज खाने गए और तुमने उसको बोला भैया इसमें रगड़ा मत डालना, या फिर तुमने बोला भैया इसमें दही खटाई मत डालना, मगर भैया ने डाल दी और भैया तुम्हारे सामने प्लेट रख रहे, अब तुम मना नहीं कर पाए तो तुमने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया उसको। हुआ ऐसा? तो अब इसमें तुमने पहले डाली थी कंडीशन कि दही खटाई मत डालो भैया, पर भैया ने तो भैया है, भैया ने तो डाल ही दिए और तुमने वो प्लेट एक्सेप्ट करके खा भी लिए। What did you do? You treated your own condition as simple। आया अभी समझ में? पक्का? देखो बस ये कॉम्प्लिकेट कहां पर होता? इंग्लिश में पढ़ते वक्त। बाकी इसमें वही बातें हैं जो हम
नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, है वही सब। पॉइंट इज बस उसके टर्मिनोलॉजीज है जो थोड़े कॉम्प्लिकेट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है वही बात है। ठीक, और वैसे ही कुछ इस पहले लाइन में हुआ है कि खुद के बेनिफिट के लिए। अब अगर वो बोले फिर से उसको बनाने का भैया को, भैया ये प्लेट मेरे को मत दो, दूसरी बनाओ, तो भैया पहले 10 लोगों की बनाएंगे, फिर 11वें नंबर पे तुम्हारा नंबर लगेगा, तो तुम 10 लोगों के लिए रुकने वाले हैं क्या? नहीं। तो तुम वो प्लेट एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि उसमें ही तुम्हारा बेनिफिट है, फायदा है। 11 नंबर रुकेंगे क्या तुम वापस से? और नहीं ना, कभी तो भी बना के देंगे, उसमें अगर वो खत्म हो गए तो क्या खाएंगे? घर पे मम्मी ने कुछ बनाया थोड़ी, मम्मी पहले ही बोल देती बाहर जा रहा, पूरा बाहर खा के आना, मैं घर पे कुछ नहीं मिलेगा फिर, सीधी बात है ना। वैसे ही कुछ है। इन शॉर्ट आप ये देखोगे वहां कैलकुलेशन क्या करेंगे अपन, कि अगर मैंने इसको अभी ये प्लेट वापस कर दी तो ये प्लेट वो दे देगा दूसरे को, फिर मेरे को रुकाएगा 10 प्लेट के लिए, मतलब वो 10 प्लेट दूसरों को देगा पहले, उसके बाद 11 नंबर पे मेरा नंबर लगेगा। पानी पूरी पे जाने के बारे में तुम सबसे पहला कैलकुलेशन यही करते, देख लेते कितने लोग खा रहे, फिर तुम वो भैया की तरफ देखते, तुम उनको चेहरा देखकर बता देते ये अभी खाना चालू किए, तुम बोलते भैया मैं बाद में आता। क्यों ऐसा? तुम एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम्हारा नंबर झटपट लग जाए, बरोबर? तो नंबर तो तुम्हारा लग गया था, पर भैया ने थोड़ी डिश बिगाड़ दी, अगर अब बिगाड़ दी कोई बात नहीं, खा लेंगे। इन शॉर्ट तुम वेव कर रहे अपनी कंडीशंस को, क्योंकि उस वेवर में कॉन्ट्रैक्ट अकम्प्लिश होगा जो तुम्हारा बेनिफिट है। समझ आया? और नेगेटिव पॉइंट क्या होता था, अगर मैं कंडीशन को कंडीशन ही ट्रीट करता था तो फिर मेरे को अभी रुकना पड़ता था और 11 लोगों के लिए, फिर मेरा नंबर लगता था। आया समझ में? ऐसा कुछ। ठीक है, आगे। सो अ पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन, इट शुड बी अ वॉलंटरी वेवर बाय द बायर। वॉलंटरी का मतलब ऐसा खुद बायर ने करना चाहिए अपनी इच्छा से, इसको बोलते हो वॉलंटरी। समझ आया? खुद की इच्छा से ऐसा करना जरूरी है, तो किसकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है? बायर की। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? आगे, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशंस, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। क्या समझा? बायर ने इलेक्ट किया कि भाई उसको इस ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट करना है? ब्रीच ऑफ वारंटी। सर पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क क्या है? पहले वाले में अभी तक ब्रीच हुआ नहीं है, समझ रहा? ऐसा लग रहा है बायर को कि ब्रीच हो सकता है, तो बायर ने पहली एक्शन ले लिया, समझा? दूसरे वाले में ब्रीच हो चुका है, क्या हो चुका है? उसके बाद वो डिसाइड कर रहा है कि नहीं नहीं, इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, हम इसको ब्रीच ऑफ वारंटी जैसा ट्रीट करेंगे। फर्क समझा? सो यू कैन राइट कि फर्स्ट वाला पॉइंट इज बिफोर ब्रीच और सेकेंड वाला पॉइंट इज आफ्टर ब्रीच। ब्रीच मतलब प्रॉमिस तोड़ना, वादा तोड़ना। समझ आ रहा कि नहीं? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा सबको? पक्का ना? दो चीजें हो चुकी इसमें, पहले में इंपॉर्टेंट वर्ड है वेव्स, ठीक है? दूसरे वाले में इंपॉर्टेंट रहेगा टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। क्लियर है? पक्का? ये दोनों पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं अपन पहले। तो पहले वाले में सिर्फ पहला लाइन लर्न करो यहां तक क्या। सो वेयर द बायर, बोलो मेरे पीछे, वेयर द बायर ऑल टुगेदर waves the performance of condition, where the buyer altogether waves the performance of the condition, where the buyer altogether waves the performance of the condition। ये मेरे को नया तरीका बता रही नेहा बताने का, ऐसा तू दूर मत बैठा कर उससे, उसको नींद आती है। तू पास होना चाहिए, दूर दूर नहीं, पास पास। ओ दीदी, ओ दीदी, बताओ पहला लाइन क्या था? वेयर द बायर ऑल टुगेदर
देख इधर, देखा, वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ आएगा वारंटी, फिर कंडीशन, वे द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। समझ आया? वेव्स याद रहेगा क्या तेरे को? कैसे याद रखेगा वेव्स? हाँ देखा, ऐसे याद, ऐसे ऐसे नहीं रहता हूँ, ऐसे ऐसे कर रही, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है? डांस तो अच्छी सी किया करो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मेरे पीछे बोलना, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट, उधर देख के नहीं, ऐसा मेरे पीछे बोलो, मेरे को अच्छा लगता। वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन as breach of warranty, where the buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty। तुमको हर चीज कॉपी करना जरूरी थोड़ी है, तुम सीधा सीधा भी बोल सकते थे ना। हाँ, तो where the buyer elects to treat breach of condition, इतना तो बोल लो। Where the buyer elects to treat breach of condition, बोल माता। Very good. Where the buyer elects to treat breach of condition as breach of warranty। अब तुम पूरा स्टेटमेंट एक साथ बोलेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। ऑफ कंडीशन वारंटी। समझ में आया क्या? वो दोनों पॉइंट्स देख लो एक बार शांति से, ऐसे घूर लो उसको, ताड़ लो, बिल्कुल अच्छे लगने चाहिए वो तुमको। नहीं लग सकते, रेमिटेंस का मतलब अलग होता और वेव्स का मतलब अलग होता। वेव्स का मतलब होता आप पीछे हट रहे हो कंडीशन से, और रेमिट का मतलब होता आप वो कंडीशन या तो डाल रहे हो या तो उसको परफॉर्म कर रहे हो, बहुत फर्क है। तो वेव्स ही लिखना है। अरे आपने वेव का मतलब बताया, मैंने वेव का मतलब बताया। हाँ, वो रेमिटेंस पूछ रही थी मुझे, तो रेमिट करने का मतलब होता टू गिव, मतलब कुछ देना, दैट्स रेमिटेंस। समझा? जैसे मैंने तुमको अभी दे दिया होमवर्क, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। समझ आया? अरे एग्जाम्पल है, टेंशन मत ले तू। हाँ, छुट्टी खराब नहीं करूंगा मैं, 4 ही घंटे बैच लूंगा बस। हाँ, तो देखो झंडा वंदन को जाना है क्या? मैं इमेजिन कर सकता पर कि जब ये जाएंगी, इसको मान लो कहीं पे बुलाया चीफ गेस्ट बना के झंडा, और उस दिन बहुत तेज हवा चल रही तो झंडे के साथ साथ कोई और भी ऊपर जाए। क्या छुट्टी दूं मैं? काय की 15 अगस्त छुट्टी चाहिए? 12 मील तुम, तेरे को पता कोई छुट्टी नहीं है, सुबह ही आएंगे अपन। जब लोग रैली में घूमते रहेंगे, अपन अंदर जनगण मन गाएंगे। हाँ हाँ सही। हो गया, दोनों पॉइंट देख लिए पक्का। तीसरा, ओ बच्चे पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ लेते यार उसका, अच्छा एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल है। A agrees to supply B 10 bags of फर्स्ट क्वालिटी शुगर। फर्स्ट क्वालिटी का मतलब सबसे प्रीमियम, ठीक है? कितने रुपए की है वो? पर बैग। अभी वैसे ऑलमोस्ट इतना ही भाव हो गया, 60 रुपए किलो। बताया क्या मैंने तुमने? है ना? हाँ, शक्कर का दाम एकदम से बढ़ गया। हाँ, तो 625 रुपए पर बैग, बट सप्लाईज ओनली सेकेंड क्वालिटी शुगर। मतलब बोला उसने कि सबसे ऊंची क्वालिटी का दे रहा हूं, लेकिन उससे एक कम क्वालिटी का दिया। समझा? जिसका दाम कितना है? अब खाने में बहुत फर्क नहीं है दोनों में,
तो बायर ने 600 वाली एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन बायर को रियलाइज हो गया कि जो सैंपल या डिस्क्रिप्शन उसने दिया था वो मैच, तो बायर को रियलाइज हो गया इसने अपने को थोड़ी लो क्वालिटी वाली शुगर दी है। आया समझ में? तो बायर अब जाकर के प्राइस डिफरेंस क्लेम कितने रुपए, 25 रुपए। तो 625 की थी प्रीमियम वाली, 600 रुपए की थी जो एक्चुअली डिलीवर हुई। तो बायर अगर इसको वारंटी ट्रीट करेगा, ब्रीच हुई ना कंडीशन, बताया कुछ और सप्लाई कुछ और किया है, तो कंडीशन ब्रीच हुई है ना। तो वहां पर बायर के पास ऑप्शन है, या तो पूरी की पूरी 600 वाली शक्कर वापस कर दे, लेकिन बायर क्या बोल रहा, नहीं शक्कर अब जरूरी है, भंडारा है कल, तो शक्कर जरूरी है, अब वापस नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में बायर क्या बोलता सेलर को, भैया आपने लो क्वालिटी वाली शुगर सप्लाई की है, अब वो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मगर मुझे प्राइस डिफरेंस का पैसा वापस चाहिए। तो कितना पैसा वापस आएगा, दैट विल बी डैमेजेस के नाम पर पैसा। आया क्या समझ कि नहीं आया? आया क्या? तो तू कहाँ कंफ्यूज हो गया? अरे बोलना कहाँ कंफ्यूज हो गया, मैं बता देता। मैं हिसाब कर देता तेरा, चिंता मत कर, नहीं नहीं नुकसान नहीं करने दूंगा, 250 रुपए वापस आएंगे। ओके कितने, 10 बैग डिलीवर हुई ना, उसका कंसर्न था सर 25 सिर्फ, मत करो ऐसा, 250 वापस चाहिए। उस वो अटक गई थी उसकी गाड़ी वहीं पर। मैं बोला था तुमको, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। 625 पर बैग मल्टीप्लाइड बाय 10 बैग्स विच विल बी 6250, बरोबर है। और नीचे लिखा हुआ है 600 रुपए पर बैग, मतलब ऑब्वियसली अपने को डिलीवरी कितने हजार की हुई, 6000 की, और डिफरेंस ऑब्वियसली 250 रहेगा। मैं 25 रुपए पर बैग बोल रहा था, पूरा कैलकुलेशन 250 रुपए रहेगा, तो वो 250 रुपए क्लेम कर सकता है इन द नेम ऑफ डैमेजेस। सो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। ऑप्शन था बायर के पास, मगर बायर ने क्या किया, मगर मगर बोले तो कौन, बट मगर बायर था। मगरमच्छ बट इफ द बायर सो इलेक्ट्स का मतलब कि भाई उसको कंडीशन को ट्रीट करना है एज, हाँ ठीक है, तो सो इलेक्ट्स टू ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, हेंस ही मे एक्सेप्ट द सेकंड क्वालिटी शुगर एंड क्लेम डैमेजेस एट द रेट, बोला 25 रुपए, हाँ तो 10 बैग के कितने, 250 रुपए, ला फिर हो गया, समझ गया सबको, पक्का श्योर। लास्ट वाला बड़ा इजी है, पहले वो कर लेंगे अपन, फिर बीच वाला करेंगे, ठीक है। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, किसने बोल लिया, लॉ ने बोल लिया। अब तुम कौन बे लॉ के आगे, कोई नहीं, तुम लॉ भगवान है, उसके आगे कुछ नहीं है, समझा क्या। तो लॉ ने बोल दिया एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड का मतलब हो गया कि ये कंडीशन के फुलफिलमेंट जरूरी, ऐसा बोला किसने, कानून ने, तो तुमको वो कंडीशन फुलफिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। समझ गया क्या? अब उसको वारंटी ट्रीट करना तो छोड़ ही दो ना, वो कंडीशन ही जब कंपल्शन नहीं रहा, तो वारंटी ट्रीट कर रहे नहीं कर रहे दैट विल बी सेकेंडरी मैटर। समझ गए क्या? एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, समझा? एक्सक्यूज का मतलब क्या होता, लॉ ने बोल दिया कि भाई देखो तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो तुमने कंडीशन डाली है वो कंडीशन लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, तुम उसको अवॉइड कर सकते। तो लॉ ने ही उसको ट्रीट कर दिया ना कंडीशन को एज वारंटी, सिंपल। समझ आया कि नहीं समझ आया? पक्का? तो वेयर the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by the reason of impossibility of or otherwise supervening impossibility। ना अब इसमें सेलर की गलती है ना ही, क्योंकि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी थर्ड रीजन के वजह से इनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई। समझ में आया क्या? जैसे घटिया एग्जाम्पल, आज हुआ नहीं ना एक भी, एक तो देना पड़ेगा। घटिया एग्जाम्पल, ध्यान सुनना पर, हाँ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेट होगा नहीं,
कंसेप्ट से रिलेट होगा पर जैसे थर्ड पार्टी कौन, तो जब भी अपने भाई के बेटे का रिश्ता होता तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगता? नहीं समझा तुमको? किसको? हैं? खुद को? समझे नहीं तुम बात को? बुआ को समझा? वो अलग ही चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। ऐसे कैसे? उसका रिश्ता पहले कैसे क्या हो गया? समझ रहा? फिर बुआ करेंगी काड़ा, उनका हो गया रिश्ता फिक्स, बुआ करेंगे काड़ा। काड़ा कैसी करेंगी बुआ? हाँ, मेरे को लगा तुमने तेरी बुआ का नाम ले लिया गया। हाँ, तो बुआ जाएंगी किधर? पीसीओ पे, वो टेलीफोन पीसीओ। हाँ, उधर से बुआ कॉल करेंगी लड़की वालों को। हाँ, और उनको बताएंगी सिगरेट पीता हो, मत करो रिश्ता, फेफड़े खराब है उसके। मुकेश है मुकेश। समझा? मुकेश नहीं मालूम? मकवाना मुकेश कौन है? कोई किसके पापा का नाम तो नहीं है ना? नहीं। रुक जा, है एक्सप्लेनेशन चालू। वो मूवी के पहले आता मुकेश, बहुत सारा तंबाकू, फिर उसके तंबाकू का ही ऐड है वो, और काय का ऐड है? अरे मुकेश, वो बहुत सारा टार, देखे नहीं क्या तुमने वो ऐड? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं ना, वो भी मुकेश ही था। हाँ हाँ एग्जैक्टली, नंदू फूफू वाला है। हाँ, मुकेश अम्बाक और कार्तिक सुसु। एकदम परफेक्ट बैठा हूँ। उसके लिए एसपी लेना पड़ता बेटा, तो ये जोक समझ आते हैं। मैथ्स में नहीं आते समझ। इसको मुकेश ही मिलेगा। ठीक है, चलो ये समझा लास्ट लाइन पक्का? So where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by the reason of impossibility। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि बुआ करेंगी काड़ा, अब ना उसमें उसकी गलती है ना उसकी गलती है, थर्ड रीजन की वजह से बेचारों का रिश्ता टूट जाएगा। समझ आया? पक्का बट्टर नहीं करना फिर, और बुआ से खेटना भी नहीं। ठीक है, मामा रिश्ता जोड़ने का काम करता है कि नहीं? मामा 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 मैं बताता कैसा था। मामा कैसा था? मामा देख ही नहीं सकता कवारा अपने भांजा भांजी को, अलग है। मामा बोले बदला तो मैं लूंगा। शादी करवा के। तो मामा पीछे लगता शादी करवाने के। मैं तुमको पहले ही बता दे रहा, सब ऐसा होता है दुनिया में। ठीक है? हाँ, और बुआ का रहता कि रिश्ता नहीं होना चाहिए ऐसा। समझ रहे तुम? हाँ, मेरे इसमें मैंने दोनों खा लिया। नहीं नहीं, दोनों जिंदा है भाई। क्या हो गया भट्टर, बुरा लगा तेरे को? देखो हमारे इसमें कुछ लोग शादी कर लेते हैं मायरे के लिए, मायरा मिलेगा इसके लिए। मायरा समझता तुम? क्या वेदिका तेरे को समझता कि मायरा क्या रहता? बहुत बड़ा फंक्शन रहता। रहने रे बाबा, तेरे को समझता क्या रहता? मामा पैसे देता, मायरा। वेरी गुड, एक नंबर। तो भट्टड़ करवाएगा मायरा? नहीं? अच्छा ठीक। हाँ, ये दहेज लेने की बात कर। दहेज दहेज अच्छी बात है क्या श्रेया? अच्छी बात है कि नहीं? नहीं ना? हाँ, शट अप। आगे, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज
नॉन सेवरेबल, नॉन सेवरेबल मतलब हाँ अलग नहीं कर सकते। उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, पर्पसेस कितने हो गए, दो या दो से ज्यादा, लेकिन वो पर्पस एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते। इसका अच्छा एग्जांपल मेरे पास अभी है, मैं बताता हूँ, बट पहले एक बार पढ़ लो। अच्छा एग्जांपल है, ऐसा वाहियात नहीं है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर होल goods or any part thereof. For example, if basmati rice and lower quality rice are mixed together, the contract becomes non-severable. एक एक दाना थोड़ी अलग करेंगे बैठ के, समझा क्या? तो अब क्या होगा, अभी मेरी बात सुनो। पहली चीज तो ये एग्जांपल रिलेट करेगा बेलमेंट से, बेलमेंट वाला यूनिट बाकी है अपना, ठीक है? हाँ, उसमें भी ऐसा हो सकता कि जो बेली है जिसको गुड्स दिए थे, उसने गुड्स मिक्स कर दिए, क्या कर दिए, मिक्स, समझ गया? तो जैसे इधर दिया हुआ एग्जांपल में बासमती राइस को एक सस्ते चावल वाले राइस से के साथ में मिक्स कर दिया, अब वो एक एक दाना अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जितना खराब हुआ है काम, उसका डैमेज क्लेम किया जा सकता है। तो उधर उस चैप्टर में क्लेम करेगा बेलर बेली से, समझ आया? और इस वाले में क्या होगा, तो इसमें तो अब ये नॉन सेवरेबल है, ठीक है? तो अगर अगेन बायर एक्सेप्ट कर रहा है एज इट इज, मतलब वो मिक्स किया हुआ एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगेन बायर भी क्या क्लेम करेगा, समझ आया? डैमेजेस के नाम पर वो उतना प्राइस रिड्यूस करेगा, क्योंकि प्योर बासमती मिल रहे होते उसको तो उसका प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होता, लेकिन उसको अब मिक्स नेचर के राइस मिल रहे हैं, जिस वजह से ऑब्वियसली वो प्राइस कम करवाएगा। आया समझ? सो द प्राइस डिफरेंस विल बी क्लेमेबल। अब ये नॉन सेवरेबल वाली चीज के लिए एग्जांपल ये अच्छा वाला ये है कि जैसे रिसेंटली आई विजिटेड सम एक मतलब शादी वाली इवेंट की जगह अमरावती में विजिट किया, तो वहां पर है ना सब कुछ पैकेज रहता है आजकल, पैकेज पैकेज समझता है कि वो एक्चुअली आपसे होटल का रेंट नहीं ले रहे होते, वो आपसे खाने के अंदर होटल का रेंट ले रहे होते हैं, पर प्लेट का सिस्टम होता है, समझ रहा है तुमको? उसी में तुम्हारा हॉल का रेंट इंक्लूडेड रहता है। तो तुम उनको अगर ये ऑफर दो कि नहीं केटरिंग हम खुद कर लेते, आप सिर्फ रूम के भाड़े ले लो, वो अलाउ नहीं करते, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं। जबकि दोनों चीजें अलग अलग है, रूम मतलब हॉस्पिटैलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड फूड इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग, मगर ये दोनों कॉम्बाइन और कॉम्बिनेशन बनाकर बेचते हैं, मतलब पैकेज बना के बेचते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो अगर आपने एक को भी एक्सेप्ट किया, अब एक को बोले तो वही एक्सेप्ट करेंगे हम, तो अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको उसके रूम्स भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, हॉल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? सो दिस इज समथिंग विच इज नॉन सेवरेबल, अलग नहीं कर सकते। तो एक का एक्सेप्टेंस विल बी द एक्सेप्टेंस ऑफ द होल, समझ रहा? पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल बी डीम्ड कि आपने पूरा का पूरा ही एक्सेप्ट कर लिया, एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर द होल। बट जहां हम पढ़ रहे वहां पर काम थोड़ा गड़बड़ हुआ था, क्योंकि उसमें हाई क्वालिटी के साथ में लो क्वालिटी मिक्स हुई है, तो वहां पर हम इसके लिए उसके डैमेजेस क्लेम कर पा रहे हैं, समझ गए? हाँ, उस सिचुएशन में जो मैं समझा रहा था उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, उसमें काम खराब कब होगा, जब उसने प्रॉपरली रूम्स क्लीन आउट करके नहीं दिए तुमको, या फिर तुमको उन्होंने बोल दिया भाई खाना ऐसे ही आया है तुमको, तो तुम उसमें थोड़े बहुत कंसेशंस कर सकते हैं, लेकिन एज सच उसमें कुछ कम होने वाला नहीं। इधर होगा, इधर क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर तो क्लियरली मिक्स्ड क्वालिटी के गुड्स दिए हैं, बताया अगेन कुछ और दिया अगेन कुछ और, तो जब दिया कुछ और है तो उतने क्वालिटी के गुड्स तुम कम कर सकते हो। समझ आया? पक्का? सारा समझ गए? चारों चारों पॉइंट समझ गए? इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन ऐसे ही आता, मैंने बोला है तुमको कि ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन के साथ आता, मतलब तुमको डिफरेंस भी पूछा जाएगा और एट द सेम टाइम तुमको 4 पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, समझा क्या? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज एंड व्हेन कैन द कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी, ऐसा कंबाइन क्वेश्चन आता है। और अगर ये कंबाइन आया तो ये 5 मार्क या 7 मार्क के लिए आता है, 5 तो मिनिमम, समझा गया? इजी टू लर्न है, शांति वाला है एकदम, और डायरेक्ट डायरेक्ट है, इस पे केस वगैरह नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना। ठीक है? ठीक है क्या?
तो वो तीसरे नंबर का हमारा लर्न करना बाकी है। फिर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल। तो अभी के लिए तुम पहले याद कर लो नॉन सेवरेबल। क्या याद करोगे? एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर। तो बायर ने एक्सेप्ट किया या तो पूरे गुड्स या तो पार्ट, लेकिन अगर उसने पार्ट भी एक्सेप्ट किया है तो इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द होल। समझा गया? तो कैलकुलेशन पूरे के हिसाब से ही किया जाएगा। समझ आया क्या? पक्का? और उन्होंने पहले ही बोल दिया नॉन सेवरेबल है, मतलब आप उसको छाट या अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया नॉन सेवरेबल और बायर हैज एक्सेप्टेड होल और पार्ट देयरऑफ। तो 4 कंडीशंस है। व्हेन कैन अ कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी? 4। सबसे पहले में वेव्स, दूसरे वाले में ट्रीट, तीसरे वाले में नॉन सेवरेबल और आखिरी वाले में क्या याद करें? एक्सक्यूज बाय लॉ। वेरी जाएगा। एक कीवर्ड हो गया। पहला कीवर्ड क्या है? वेव्स, दूसरा कीवर्ड क्या है? ट्रीट, तीसरा कीवर्ड नॉन सेवरेबल और चौथा कीवर्ड, हाँ अब तुम बोलो मैं चुप बैठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वापस पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब रिवर्स, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। समझ आया? तो बायर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। दूसरे नंबर पे buyer treats the breach of condition as breach of clause. उसके बाद third, goods are non severable but the buyer has accepted the whole or part thereof. उसके बाद finally the transaction या फिर the goods are excused by law या the condition is excused by law. तो उस situation में the condition can be treated as warranty. समझ गया पूरा? पक्का? एकदम अच्छी से। सेक्शन क्या है इसका? 13। पक्का? एक क्वेश्चन पूरा हुआ। अब वापस आ जाओ जो हम कंडीशंस पढ़ रहे थे वहां पर। उसमें से अपन ने सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल शायद रीड नहीं किया। सैंपल रीड हो गया था हमारा। सैंपल का एग्जाम्पल भी शूज वाला हमने पढ़ा था। हाँ, और उसमें है ना, लेकिन कुछ पार्ट था जो मैं एक बार और बताना पसंद करूंगा, वो क्योंकि आखिरी में बताया था कल मैंने। ध्यान से सुनना। देखो, तो सेल बाय सैंपल में इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि जो गुड्स वो डिलीवर कर रहा है बायर को वो सैंपल से मैच होने चाहिए। फुलफिलमेंट होगा उसमें 3 कंडीशंस का। द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, द बायर शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंफर्म द बल्क विद द सैंपल, और फाइनली द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। अब उन्होंने डिफेक्ट के ऊपर लिखा है आगे का लाइन, टाइप है डिफेक्ट में। डिफेक्ट मतलब गुड्स में कुछ खराबी है। तो वो डिफेक्ट अगर ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से, मतलब ऊपरा ऊपरी देखकर ही समझ आ रहा है कि डिफेक्टिव है, फिर भी बायर खरीद रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर। यहां पर रूल लगता है केविएट एम्प्टर का। केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। समझ आया? समझा गया? बट जहां पर गुड्स बायर ने खरीदे और उसने देखते हुए तो उसको लगे गुड्स एकदम बराबर है, समझ आया? ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन बोले तो आंखों देखे पता नहीं चल रहा उसके अंदर कोई डिफेक्ट है करके, नहीं पता चल रहा, फिर बायर गुड्स खरीद कर लेकर जाएगा और उसके बाद जब वो यूज करने लगा तब उसको इंटरनली कुछ डिफेक्ट समझ में आ रहा है। अब किसकी गलती है? सेलर की। किसकी? क्यों? ये डिफेक्ट इजीली डिस्कवरेबल, समझ आया? इजीली डिस्कवरेबल, इस वजह से इसको रिटर्न कर सकते। लेकिन जो डिफेक्ट इजीली विजिबल था, दिख रहा था, फिर भी तुमने खरीदा, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ठीक है, हो गया वो खत्म। सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। Where the goods are sold by sample as well as by description, the implied condition is that the bulk of the goods supplied shall correspond both with the sample and the description. In case the goods correspond with the sample but
बट डू नॉट टैली विद द डिस्क्रिप्शन। सैंपल से मैच हो रहे, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहे, और वाइस वर्सा, मतलब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहे, सैंपल से मैच नहीं हो रहे, और बोथ, मतलब ना सैंपल से ना डिस्क्रिप्शन से, द बायर कैन रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट। फिर से उन्होंने ओरिजिनल वर्ड यूज किया, रेपुडिएट, दैट इज कैंसिल। समझ गया? उन्होंने तीनों बातें एक ही स्टेटमेंट में लिखी है। एक लिखा उन्होंने कि वो सैंपल से मैच कर रहा है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा। फिर लिखा वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, कि वो डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, सैंपल से मैच नहीं कर रहा। और तीसरा बोथ लिखा, जहां पर दोनों से ही मैच नहीं कर रहे गुड्स, मतलब ना सैंपल से मैच कर रहे हैं ना डिस्क्रिप्शन से। तो डेफिनेटली बायर के पास अधिकार है कि वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे। A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil. बाल में लगाएंगे क्या? सनफ्लावर ऑयल खाने के लिए यूज करेंगे, खाने के लिए? तुम कौन सा तेल वापरते मेरे को तो पहले ये जानना है। हाँ, बटर। तेरे घर पे कौन सा खाने का तेल यूज हो रहा है मालूम है क्या तेरे को? कौन सा? फल्ली का तेल महंगा यूज हो रहा है। सोयाबीन और सनफ्लावर यूज करते हैं। एक आधी है क्या कोई अमीर? ग्राउंडनट और अमीर? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑलिव ऑयल। ओ माय गॉड, सब गरीब है। मैं भी गरीब, मैं थोड़ी ऑलिव का। सोयाबीन, सनफ्लावर, सोयाबीन, बस। इससे ऊपर जाते नहीं हम। और जो तुम बाहर खाते हो वो भी कितने दिन पुराना? हाँ हाँ हाँ, बार बार बाहर खाते कि नहीं श्रेया मैडम? वहां तो पाम ऑयल आ रहा। ऑलिव वाला सही में कोई नहीं है यार, एक दिन 500 रुपये लीटर है वो। हाँ हाँ, ऑलिव का टेस्ट नहीं है, सबको नहीं पसंद। और सरसों का तेल यहाँ पे एक भी नहीं। हाइजीन की बात तो करो मत, यहाँ पे पानी टेबल पे गिर रहा। हाइजीन नहीं है। यहाँ बच्चे चिंगम खा के डेस्क के नीचे लगा रहे हैं, फिर वही चिंगम दूसरे को मिल रही, फिर वो खा रहा उसे। क्या हो गया? अब चिंगम नहीं खाएंगे, खाई हुई चिंगम नहीं खाएंगे। क्या हो गया? छी छा छू छू। अरे यार, आगे। So A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil, warranted only equal to sample. The goods standard were equal to sample, but contained a mixture of hemp oil along with the sunflower oil. Mix है hemp, मेरे को मत पूछो। Hence, B can reject the goods because the goods were as per sample but do not correspond to the description. अब ध्यान से सुनना, सैंपल चेक किया था और एक डिस्क्रिप्शन था। डिस्क्रिप्शन क्या था? रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, दैट वाज द डिस्क्रिप्शन। और वर्ड भी यूज्ड है, डिस्क्राइब्ड एज। तो ये डिस्क्रिप्शन है, समझ आया क्या? मैं पीछे नहीं देखूंगा अभी, ये समझा? हाँ, और इधर तुमको दिख रहा है कि इक्वल टू सैंपल, राइट? मतलब यहाँ दो कंडीशंस थी, डिस्क्रिप्शन भी था और सैंपल भी। फिर उन्होंने क्या बोला? सैंपल से मैच हो रहा, कि हमने पी के देखा था तब तेल सेम टेस्ट आ रहा था, सैंपल भी आया जब, तो सैंपल तो मैच हो रहा, लेकिन क्या मैच नहीं हुआ? डिस्क्रिप्शन। समझा? क्यों डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुआ? क्योंकि तुम दे रहे थे प्योर सनफ्लावर ऑयल और वो निकला मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल। समझा? डिक्शनरी। आगे, hence B can reject the goods because the goods were as per sample but do not correspond to the description. समझ गया? इजी पीजी। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना ज्यादा वेरी वेरी लिख सको लिख दो।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ नहीं मिला पूछने को तो ये डेफिनेटली पूछ लेते हो। बस ना कितने वेरी लिखेंगी बेटा, वो सही में लिख रही थी। वी कौन लिखेगा? बस एक ही बार लिखना है। हाँ एक ही। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, फटाफट खत्म करना, ठीक है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन क्या है? 16 सबसेक्शन 1। अभी तक के सारे सेक्शन याद हो गए क्या इस यूनिट के? इस यूनिट का पहला सेक्शन क्या था हांडवी? 13 पक्का? नॉन सेंस 11। 11 में क्या था? स्पेक्यूलेशन के दो टाइप थे। आज इकोनॉमिक्स में स्पेक्यूलेशन पढ़ा क्या? हाँ हाँ हाँ, है ना? पढ़ाया होगा ना, प्रिकॉशनरी मेजर्स, स्पेक्यूलेटरी ट्रांजैक्शन, और तो 3 टाइप के ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ, तभी स्पेक्यूलेशन आ रहा, स्टिपुलेशन को स्पेक्यूलेशन। नॉनसेंस बोलो। तो स्टिपुलेशन के दो टाइप्स पढ़े थे अपन ने, रिलेटेड टू प्राइस और टाइम। याद आया क्या? नहीं याद आया? अच्छा, वो पहले सेक्शन में थोड़ी दिए हुए हैं। पहले सेक्शन में जो मैं बोल रहा हूं वो है प्राइस और टाइम को लेकर कंडीशन थी, याद है क्या? हाँ, फिर उन्होंने बोला था कि भाई टाइम को लेकर के इंप्लाइड कंडीशन होती है कि प्राइस को लेकर होती है। वाओ, ओ वाओ, नालायक को भूल गए हैं? ये था वो। थोड़ा तो याद कर लो अब कि किस चीज को लेकर के कंडीशन होती है और किस चीज को लेकर कंडीशन नहीं रहती। बोल श्रेया। कंडीशन रहते ही डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर पक्का। हाँ, पेमेंट ऑफ प्राइस को लेकर के कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद, और वो जब डिलीवरी ऑफ गुड्स बोल रहे हैं तो मतलब वो टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसके बाद सेक्शन क्या पढ़ा? ये था सेक्शन 11, ये वाला। सेक्शन 12 क्या है? कंडीशन एंड वारंटीज। उसमें भी व्हेन कैन अ कंडीशन बी रिटर्न एज वारंटी, ये वाला था क्या? नहीं, ये नहीं था। हाँ, सिर्फ कंडीशन एंड वारंटीज के लिए सेक्शन 12 है। फिर आता सेक्शन 13। 13 में दिया हुआ है कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, अब भी जो पढ़ा अपन ने। हाँ, अब आएगा उसके बाद सेक्शन 14। 14A। 14A में दिया हुआ है कंडीशन एज टू टाइटल। फिर दिया था 15। 15 में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। 15 में और एक दिया हुआ है सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। फिर दिया हुआ है 17। 17 में दिया हुआ है, समझा क्या? अब वो 15 और 17 के बीच जो आता है वो बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, बताने की जरूरत नहीं, 16 ही आएगा ना। तूने कुछ नया पढ़ा क्या? क्या नया पढ़ा? ठीक है, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, क्वालिटी और फिटनेस। मैं बोल रहा सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जबरदस्ती पहले लाइन में घुमा देते। पहले लाइन में वो तुमको बोलेंगे कि वैसे तो क्वालिटी और फिटनेस को लेकर के कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं रहती, और उसी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे पूछा था कि तुम कौन सा तेल कंज्यूम करते हो। समझ रहा? तो इट इज अ चॉइस। कोई लोग है पाम ऑयल में खुश है, कोई है फिर थोड़ा ऊपर सोयाबीन, फिर थोड़ा ऊपर सनफ्लावर, थोड़ा ऊपर ग्राउंडनट, थोड़ा और ऊपर ऑलिव। तो अब ये प्रेफरेंसेस है लोगों के, समझ रहा? तो ये चॉइस हो गई लोगों की। तो वो वहां पर हर सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वरना अगर हर सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो सबको ऑलिव ऑयल ही खाना पड़ता। समझ रहा? तो वहां पर हर कस्टमर का या कंज्यूमर का एक चॉइस है क्वालिटी को लेकर के, समझ रहा है? ऑब्वियसली डियर, पाम ऑयल की क्वालिटी सबसे नीचे है, और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी अपने लिए तो फिलहाल जो मालूम है अपने को वो ऑलिव है। अंबानी जी कुछ और खा रहे होंगे तो मालूम नहीं, ठीक है। हाँ, वैसे तो मेरे को लगता है वो तेल ही नहीं खाते होंगे, ऑलरेडी उनके पास बहुत है, टैंकर है।
अरे ऑयल कंपनी है ना उनकी बड़ी, फिर मालूम नहीं है तुमको? फिर तो पॉइंट पर आओ। क्वालिटी डिपेंड करती पेइंग कैपेसिटी पर। किस पर? इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स है। लोग सस्ती चीजें डिमांड करते खाने पीने में, ठीक है? तो अब अगर वो सस्ता खरीद रहे हैं और उससे उनको कोई तकलीफ हो रही है, तो ये प्रॉब्लम किसका है? लोगों का, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया है लो क्वालिटी। इस वजह से सेलर के ऊपर क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेकर के कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं रहती। समझा कि नहीं समझा? पक्का बोलो, श्योर हो? ठीक है। तो एक आदमी था, उसका सर दुख रहा था, वो फिर मेडिकल स्टोर पे गया, उसने एक दवाई का नाम लिया, उसको दवाई मिली, उसने मांग ली डोलो, घर जाके डोलते डोलते मर गया। समझ आया? दुख क्या रहा था? हाँ, लिया कुछ और ही दवाई मान लो। अब यहां पर गलती किसकी? बायर की खुद की। क्यों? उसने डिमांड किया है। आया समझ में? वही अगर वही सेम पर्सन मेडिकल स्टोर पर जाता, वो अपनी तकलीफ बताता किसको? मेडिकल स्टोर वाले को। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज दवाइयों का उसको रहता ही है, उसको तकलीफ बता रहा है, फिर वो बोल रहा है भैया आपके हिसाब से इस चीज के लिए दवाई दो। फिर भैया खुद के हिसाब से एक दवाई निकाल कर दे रहे हैं जो उसने सिम्टम्स बताए या फिर जो भी तकलीफ उसने बताई उससे रिलेटेड। अब अगर वो मर गया तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाई सो? कमेंट उसने किया था, डिपेंडेंसी था बायर का एक। बायर वॉज डिपेंडेंट ऑन द सेलर, बायर वॉज डिपेंडेंट ऑन द सेलर। प्लस सेलर मेडिसिन में ही डील करता है, जो हमने बताया मेडिकल स्टोर पर ही गया बायर। तो इसमें तीन कंडीशंस आती क्वालिटी और फिटनेस में। अगर आप क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन लगाना चाहते हो सेलर पे, तो आपको तीन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। ऐसा समझ आ रहा है? पक्का? अगर आपने ये तीन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो फिर क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन अप्लाई नहीं होती सेलर पे। आ रहा है समझ में? वो समझ जाएगा तुमको जैसे तुम पढ़ोगे वैसे। एग्जाम्पल समझे दोनों? एक एग्जाम्पल में बायर ने खुद के जजमेंट पे डिपेंड किया, मतलब जो ठीक उसको लग रहा था उसने सेलर को बोला, बेचारे सेलर ने उसकी मांगी हुई चीज उसको दे दी, और उससे अगर उसको कुछ हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली बायर की है, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वही अगर बायर कंप्लीटली डिपेंड करता किस पे? सेलर पे। किस पे? वो जाता सेलर के पास और सेलर उसी चीज में डील करता है, मतलब मेडिसिन में डील करता है, और साथ ही साथ उसने बोल दिया भाई सेलर तेरे हिसाब से तू दवाई दे। समझा? और अब अगर उसको वो दवाई कंज्यूम करने से कुछ भी होता है, तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली सेलर की ही रहेगी। समझ आया? फर्क समझा दोनों में क्या है? एक में बायर खुद पे डिपेंडेंट है और दूसरे में बायर सेलर पे डिपेंडेंट है। ये तो क्लियर हो गया है ना? अब उसकी कंडीशंस इंग्लिश में कैसी है वो देखो। पहली कंडीशन उसमें लिखी हुई है, द बायर, क्या हो गया? ए बी सी पढ़ना है तुमको। ए बी सी मिलेगा, ए बी सी उसमें पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होंगे, वही 3 कंडीशन में बोलने वाला हूं। बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग द गुड्स। आएगा समझ में? तो बायर ने मेडिकल स्टोर वाले को बताया भैया सर दुख रहा है मेरा, तो उसके लिए दवाई दो। तो बायर ने पर्पस बताया किसको? सेलर को। आया समझ? तो बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग द गुड्स। फिर दूसरे नंबर पे, बायर इज डिपेंडेंट ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। ये मेरे ख्याल तक तीसरा है ना? ये सेकंड ही है, सेकंड ही है ना? हाँ। बायर इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द सेलर्स स्किल एंड जजमेंट। बोले तो बायर ने सेलर को बोल लिया, बस जैसे ही सेलर को पर्पस बताया तो सेलर ने पूछा कोई दवाई का नाम है, तो फिर बायर ने बोला नहीं दवाई का कोई नाम वाम कुछ नहीं है, आप आपके हिसाब से दो, मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो जो तुम देंगे वो। तो यहां पर बायर ने क्या शो किया कि बायर डिपेंडेंट है ऑन द सेलर्स स्किल, सेलर के स्किल और सेलर के जजमेंट पर। समझ आया? पक्का समझा? दो कंडीशंस। तीसरी कंडीशन, द सेलर शुड बी एन ऑर्डिनरी डीलर इन दोज गुड्स।
द सेलर शुड बी एन ऑर्डिनरी डीलर इन दोस गुड्स। समझ आया? तो एक दिन एक इंसान को बहुत बुखार आया, उसको इतना बुखार आया, इतना बुखार आया कि उसको अब दवाई लेना पड़ेगा। तो वो पेस्टिसाइड्स की दुकान पे गया और वहां पर जाकर उसने सेलर को बताया, मेरे को बहुत बुखार है, मेरे को दवाई दो। मुंह खोल बोले, वही पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया। नॉनसेंस था ना ये एग्जाम्पल? हाँ, नॉनसेंस ही था, पक्का नॉनसेंस है, ऐसा नहीं करना था बेटा, नहीं जाना ऐसा। कहाँ जाएंगे तुम? डॉक्टर के पास, नहीं तो किसके पास? हाँ हाँ, मेडिकल पे जाएंगे। तो इतना डाउट क्यों है तुमको? और कहाँ जाना है? झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाएंगे? ठीक? जाते ना, कुछ बीमारी दूर नहीं होती, चिकन पॉक्स हो जाता, माता आ गई, माता को दूर भगाएंगे कैसे? झाड़ फूक से, है ना? हमारी माता नहीं भाग रही। हाँ सॉरी, हाँ तो पॉइंट, आप ऐसे किसी इंसान के पास में नहीं जाओगे, दैट विल बी नॉनसेंस। तो आपको जाना है या तो डॉक्टर के पास है या तो ऑब्वियसली मेडिकल स्टोर पे है। समझ आया? अब मैंने ये एग्जांपल क्यों यूज किया, पहले सुन लो। उधर लाइन क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, कि द सेलर शुड बी एन ऑर्डिनरी डीलर इन दोज गुड्स। मतलब सेलर का आम बिजनेस है मेडिसिन बेचना। समझा क्या? झाड़ फूक वाले बाबा का नहीं है। पेस्टिसाइड वाले का आम बिजनेस क्या है? कीड़े मारने की दवाई देना। समझा क्या? हाँ, उसको लगते हो तुम कीड़े, बट नहीं, बट वो नहीं दे सकता तुमको। समझ रहा? पक्का समझ रहा? श्योर? और हाँ, अगर तुमको कभी ऐसा मन करे मरने का, ऐसा नहीं हो रही पढ़ाई, चलो ऊपर ही चले जाते हैं, फिर ऊपर जाके वापस भी आ जाते हैं। पर ऊपर जाने का मन करे तो ये चूहे मारने की दवाई ववाई में नहीं लेना, झाड़ मारने की दवाई लेना। मालूम है झाड़ मारने की दवाई आती, उससे पक्का मृत्यु होती, वो ज्यादा स्ट्रांग रहती, पीने में मजा आएगा, बहुत स्ट्रांग रहती वो, सच में। हाँ, ये बाकी की दवाइयाँ फेल है उसके सामने, वो पक्का असर करेंगी तुम पे। बट्टर पिला दे। बट समझा? हाँ, नहीं तो वो नहीं समझना, सॉरी, ये डिस्क्लेमर नहीं था, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है तुमको। हाँ, तुमको जाना है मेडिकल की दुकान पर, दवाई लानी है बुखार की। समझ में आया? बुखार के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं? हाँ, पैरासिटामोल। हाँ, समझा ना? पक्का कि कोई और ले रहे तुम अलग? है ना? नहीं ना? ठीक है, चलो डन। पक्का समझ गया? तीनों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? भूल गए? द बायर शुड मेक नोन टू द सेलर फॉर द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग द गुड। पहली कंडीशन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पर्पस। किसने बताया पर्पस? किसको बताया पर्पस? तो मेरे पीछे बोलना, मैं जो बोलूंगा वो बोलना मेरे पीछे। समझ आया? बुक में देख के नहीं, मैं जो बोलूंगा वो। समझ में आया? हाँ सुनो, बायर मस्ट मेक नोन, KNOWN, नोन। समझ आया? तो बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर, बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर। थोड़ा फटाफट बोलो ना, बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर द पर्पस, बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर द पर्पस। हाँ, आधे अधूरे। हाँ, वापस सुनो ध्यान से। बायर मस्ट मेक नोन टू द सेलर द पर्पस, the purpose for which he is buying the goods. समझ आया? Buyer must make known. अरे फटाफट बोलो ना, buyer must make known the seller the purpose for which he is buying the goods. हो गया? आए कुछ ध्यान में? थोड़ा बहुत। हाँ, सेकेंड कंडीशन, द बायर शुड, अरे बोलो, डिपेंड ऑन सेलर्स एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, सेलर्स स्किल एंड जजमेंट, सेलर्स स्किल एंड जजमेंट, ठीक है। और एक बार, द बायर
should depend on the seller's skill and judgment. The buyer should depend on the seller. The buyer should depend on the seller. Skill and judgment. Done. Third, तीसरा, seller should be और एक बार an ordinary dealer in those goods. Seller should be an ordinary dealer in those goods. Seller should be an ordinary dealer in those goods. खत्म. समझ आया? क्या हो गया? प्रॉब्लम कोई? अब सुनो, ये पार्ट कल अच्छी से पढ़ के आना, क्वालिटी और फिटनेस वाला. मैं क्यों पहले सुन तो लो. कल अपने को एक पढ़ना है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, केविएट एम्प्टर. ठीक है, तुम्हारा केविएट एम्प्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर तुमको ये अच्छी से समझ आ गया तो, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है वो केविएट एम्प्टर. यहां हम किसको लाइबल ठहरा रहे हैं? हर चीज के लिए सेलर को. केविएट एम्प्टर में हम सब कुछ किस पे डालेंगे? बायर. समझ आया? और केविएट एम्प्टर डेवलप ये 3 कंडीशंस की वजह से ही होता, इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज कल पढ़ के आना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.